साल 1894 अमेरिका का राज्य नॉर्थ कैरोलिना। यहीं बसे एक घर में एक 9 साल का बच्चा एक रोज खांस रहा था। बच्चे को क्रूप नाम की एक अजीब सी बीमारी हुई थी। ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे की खांसी किसी कुत्ते के भौंकने जैसी लगती है। बच्चे को खांसने और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यही देख बच्चे के पिता ने तरह तरह के मरहम बनाने शुरू किए ताकि बच्चे की हालत सुधर सके। कई कोशिशों के बाद बच्चे के पिता ने एक मरहम बनाया जिसमें मेंथॉल, कपूर और यूकलिप्टस इन सब का तेल था। ये मरहम जैसे ही बच्चे को लगाया गया वैसे ही बच्चे को सांस लेने में राहत मिली और बच्चे के पिता का नाम था लंसफोर्ड रिचर्डसन, एक फार्मासिस्ट। जब रिचर्डसन ने देखा कि उनकी बनाई मरहम से बेटे को सच में आराम मिला है तो उन्होंने इसे बेचना शुरू किया। सिर्फ 25 सेंट में एक डब्बा, यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से माने तो 2 रुपए एक डब्बे के। इस तेज खुशबू वाली पेट्रोलियम जेली को लगाने से बंद नाक खुल जाती। साथ ही जब इसे सीने पर रगड़ा जाता तो इसकी भाप खांसी को भी शांत कर देती। ये मरहम विक्स साल्वे था जिसे बाद में विक्स वेपोरब कहा गया। 1918 में यूरोप में फैले स्पेनिश फ्लू ने इसे एक बड़ा ब्रांड बनाया और इसी विक्स की डिब्बी पर इंदिरा गांधी के लाइसेंस राज के तहत शिकंजा कसा गया। क्या है विक्स की कहानी? एक आपदा के कारण ये कैसे सबसे बड़ा ब्रांड बना और कैसे इंदिरा गांधी के लाइसेंस राज के कारण ये कंपनी कोर्ट के चक्कर काटने लगी, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहला सवाल यही है कि ये विक्स बनी कैसे। 1854 में नॉर्थ कैरोलिना में जन्मे लंसफोर्ड रिचर्डसन को बचपन से ही केमिस्ट्री का बहुत शौक था। वो डेविडसन कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे लेकिन वहां का प्रोग्राम थोड़ा कमजोर था, तो उन्होंने लैटिन पढ़ी और 3 साल में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के बाद वो अपने गांव लौटे और स्कूल में पढ़ाने लगे, लेकिन केमिस्ट्री का कीड़ा उनके दिल में कुलबुलाता रहा। 1880 में रिचर्डसन सेल्मा चले गए जहां उनके जीजा डॉक्टर जोशुआ विक एक डॉक्टर थे। उस जमाने में डॉक्टर खुद ही दवाइयां बांटा करते थे, लेकिन डॉक्टर विक के पास इतना समय नहीं होता था, इसलिए उन्होंने रिचर्डसन को अपनी फार्मेसी संभालने की जिम्मेदारी दी। रिचर्डसन ने अपनी लैटिन की पढ़ाई का फायदा उठाया, केमिकल फॉर्मूले सीखे और फार्मासिस्ट बनकर नई नई दवाइयों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। यहीं से विक्स वेपोरब की कहानी शुरू हुई। इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए रिचर्डसन ने 21 तरह की दवाइयां बनाई जिनमें विक्स चिल टॉनिक, विक्स ग्रिप नॉकर्स जैसी दवाइयां शामिल थी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चमक बिखेरी विक्स मैजिक क्रूप साल्व ने, जिसे उन्होंने 1894 बनाया। वही विक्स जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया। दरअसल रिचर्डसन को उस समय इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले तौर तरीके पसंद नहीं थे। कहते हैं ये दवा बनाने की प्रेरणा उन्हें अपने बच्चों से भी मिली। रिचर्डसन के तीनों बच्चे एक बार सर्दी जुकाम से बुरी तरह बीमार पड़ गए और उस समय इलाज के लिए पॉलिट्स और वाष्प लैंप का इस्तेमाल किया जाता था। पॉलिट्स एक पुराना इलाज का तरीका है जो दर्द, सूजन या इन्फेक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता था और एक तरह का गीला मुलायम मिश्रण होता था जिसे त्वचा पर लगाया जाता था। वाष्प लैंप या फिर वेपर लैंप एक पुराने जमाने का उपकरण था जिसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम या सांस की तकलीफ में राहत देने के लिए किया जाता था। ये एक छोटा सा लैंप होता था जो गर्मी पैदा करके भाप बनाता था। इसमें आमतौर पर मेंथॉल, कपूर या नीलगिरी जैसे तेल डाले जाते थे जिन्हें गर्म करने पर भाप निकलती थी। दोनों ही तरीके रिचर्डसन को पसंद नहीं थे। रिचर्डसन ने अपनी फार्मेसी के जरिए विक्स की पेट्रोलियम जेली बनाई। इसमें मौजूद मेंथॉल शरीर की गर्मी से भाप बनकर फेफड़ों तक जाता था और मरीज को राहत मिलना शुरू होती थी। ये था विक्स मैजिक क्रूप साल्व जो बाद में विक्स वेपोरब बना। रिचर्डसन ने सबका नाम विक्स के नाम पर रखा। इस नाम को रखने के पीछे की आखिरकार क्या कहानी थी? लंसफोर्ड रिचर्डसन कभी घर घर में मशहूर ही नहीं हुए, लेकिन सबके घर में सर्दी जुकाम होने पर विक्स का नाम सबसे पहले आ जाता है। विक्स की उस बोतल पर रिचर्डसन अपनी जगह नहीं बना पाए। कारण बड़ा मजेदार है क्योंकि रिचर्डसन का पूरा नाम उस बोतल पर फिट ही नहीं होता था। इस मरहम का नाम पहले रिचर्डसन क्रूप एंड न्यूमोनिया क्योर सॉल्व था। अब ये नाम ना तो जीभ पर चढ़ता था ना ही छोटे से जार पर फिट होता था। कंपनी के मुताबिक रिचर्डसन ने अपने जीजा डॉक्टर जोशुआ विक के सम्मान में ही इसका नाम जो था वो विक्स रख दिया था और उसके बाद से ही उसने अलग अलग दवाइयों का नाम विक्स रखना शुरू किया। नाम विक्स रखा, लेकिन रिचर्डसन की कंपनी विक्स वेपोरब के अलावा भी बहुत कुछ बना रही थी। बाद में रिचर्डसन के बेटे स्मिथ ने यह सुझाव दिया कि सारी दूसरी दवाइयों को बंद करके हमें सिर्फ और सिर्फ विक्स वेपोरब पर ध्यान देना चाहिए। रिचर्डसन ने यह सुझाव मान लिया। मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ड्रग स्टोर को बड़े ऑर्डर पर मुफ्त माल दिया गया, अखबारों में मुफ्त सैंपल के कूपन छपवाए गए, बिलबोर्ड्स लगवाए गए और यहाँ तक कि हर पोस्ट ऑफिस के पते पर बॉक्स होल्डर के नाम से प्रचार पत्र भेजे जाते थे।
बॉक्स होल्डर यानी कि वो प्रचार पत्र या फिर सामान जो कि हर किसी के रेजिडेंट पर जाते थे, जो उस पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि उन्हें जंक मेल का जनक कभी कहा जाता था। 1925 में तो कंपनी ने बच्चों की एक किताब तक छाप दी जिसमें दो जादुई एल्फ्स ब्लिक्स और ब्ली एक बीमार बच्चे को विक्स वेपोरब को ठीक करने की कहानी बताते हैं। लेकिन विक्स की असल में मार्केटिंग स्पेनिश फ्लू की वजह से हुई और इसी स्पेनिश फ्लू ने विक्स को एक ब्रांड बना दिया। 1918 में दुनिया में स्पेनिश फ्लू फैल गया। इसने 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। ये कोविड-19 से होने वाली मौतों से 8 गुना ज्यादा था। उस दौर में लोग सर्दी जुकाम और फ्लू के लिए कई दवाइयां ले रहे थे। एक थी एलिस क्रीम बाम जो विक्स की नकल जैसी थी, लेकिन उसका असर वैसा नहीं था। कुछ और चीजें भी थी जैसे कि हेल्थ हनी ऑफ होर हाउंड एंड टार सिरप या फिर गले की टॉफियां जैसे कि फार्मामिंट जिसमें जहरीला फॉर्मल अल्डिहाइड था। लेकिन विक्स वेपोरब ने सबको पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रिचर्डसन का बेटा स्मिथ एक मार्केटिंग कमाल की करता था। जब स्पेनिश फ्लू आया तब स्मिथ ने विक्स को सिर्फ दवा बेचने का सामान नहीं बनाया। उसने 6 एड्स की एक सीरीज बनाई जो सिर्फ विक्स की तारीफ नहीं करती थी बल्कि लोगों को स्पेनिश फ्लू के बारे में बताती भी थी। इन एड्स में फ्लू के लक्षण, इलाज और इससे बचने के तरीके लिखे हुए थे। सलाह थी कि घबराएं नहीं, आराम करें और बिस्तर पर रहें। एड्स में यह भी कहा गया कि ये फ्लू बस हर सर्दी में आने वाला एक आम इन्फ्लुएंजा है जो नाक, गले और फेफड़ों पर हमला करता है। विक्स वेपोरब लगाओ और ये जर्म्स को भगा देगा और सांस लेना भी आसान कर देगा। बाद में लोगों ने ये कहा था कि ये बातें पूरी तरह सही नहीं थी। स्पेनिश फ्लू कोई आम फ्लू नहीं था। ये एक खतरनाक वायरस था जो खासकर जवान और तंदुरुस्त लोगों को निशाना बनाता था। इसके अजीबोगरीब लक्षण थे जैसे खून की उल्टियां होना, त्वचा का नीला पड़ जाना। लेकिन उस समय लोगों को ये एड्स अच्छी लग रही थी। हाँ, स्मिथ की सलाह कि बिस्तर पर आराम करो सही थी क्योंकि ये वायरस इंसान से इंसान में फैलता था। देखते ही देखते विक्स की पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि कंपनी के गोदाम खाली होने लगे। अक्टूबर 1918 में महामारी शुरू होने के 7 महीने बाद ही विक्स केमिकल कंपनी ने दुकानदारों को बताया कि 4 महीने का स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों में ही खत्म हो गया। एक हफ्ते में 17.5 लाख जार के ऑर्डर आ रहे थे। कंपनी ने अखबारों में नोटिस छपवाना तक शुरू कर दिए जिसमें लिखा गया, बड़ी खेप रास्ते में है लेकिन तब तक माल की कमी हो सकती है, छोटे छोटे ऑर्डर्स लो। फैक्ट्री हर दिन 23.5 घंटे चलकर हफ्ते में 10.8 लाख जार बना रही। फिर भी मांग इतनी थी कि ऑर्डर 2 गुने आ रहे थे। स्पेनिश फ्लू ने विक्स को दुनिया भर में फेमस कर दिया। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक 1918 से लेकर 1919 तक विक्स वेपोरब की बिक्री $9 लाख से बढ़कर $29 लाख हो गई। नीला जार हर घर में पहुंच गया और ये सिर्फ सर्दी जुकाम की दवा नहीं था, लोग इसे हर मर्ज की दवा मानने लगे। लेकिन दुख की बात यह थी कि 1919 में ही रिचर्डसन खुद न्यूमोनिया की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद 1985 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने कंपनी खरीद ली और विक्स के नए प्रोडक्ट्स जैसे कि कफ ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स और नेजल स्प्रे जो थे वो धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो गए। विक्स की भारत यात्रा कैसे हुई? विक्स की भारत यात्रा शुरू हुई थी 1951 में जब अमेरिकी कंपनी रिचर्डसन मेरेल ने भारत में अपना ऑफिस खोला। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1964 में जब रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड नाम की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी जिसमें 10,000 से ज्यादा भारतीय शेयर होल्डर्स थे। इस कंपनी ने विक्स वेपोरब को एक औपचारिक रूप से भारत में लॉन्च कर दिया। भारत का मौसम बरसात की उमस और सर्दियों की ठंड सर्दी जुकाम के लिए मुफीद था और विक्स के लिए ये मार्केट कम नहीं था। शुरू में विक्स ने बच्चों पर फोकस किया। एड्स में मां को अपने बीमार बच्चे के सीने पर विक्स मलते दिखाया जाता था। लेकिन जल्द ही कंपनी ये भी समझ गई कि ये बड़ों का भी बाजार है, खासकर उन लोगों का जो खांसते खांसते ऑफिस या बस में शर्मिंदगी महसूस करते थे। आजादी के बाद भी भारत ने अपना समाजवादी मॉडल अपनाया, मतलब सरकार ही ज्यादातर बिजनेस को कंट्रोल करेगी और इसी के जरिए इंदिरा गांधी के समय में भी विक्स पर शिकंजा कसा गया। 1950 से 60 के दशक से ही भारत में ये सिस्टम बना, लेकिन इंदिरा गांधी के दौर में इसे और मजबूत किया गया। लाइसेंस राज, यानी इसका मतलब था अगर किसी कंपनी या व्यापारी को फैक्ट्री लगानी है, मशीन इंपोर्ट करनी है, नया प्रोडक्ट बनाना है या उसे ज्यादा मात्रा में बनाना है तो उसके लिए पहले उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। किताब अनदर सॉर्ट ऑफ फ्रीडम लिखने वाले गुरचरण दास इसी राज से जुड़ा विक्स का किस्सा बताते हैं। गुरचरण दास उस समय भारत में विक्स कंपनी के मिडिल मैनेजर थे। तब भारत में फ्लू की महामारी फैली और कंपनी के विक्स कफ और कोल्ड प्रोडक्ट्स की बिक्री आसमान छूने लगी। फैक्ट्री ने ओवरटाइम काम करना शुरू कर दिया। सीजन के अंत में कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया और सब लोग खुश थे, लेकिन कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट के लोग परेशान हो गए। कंपनी सेक्रेटरी और 2 वकील गुरचरण के पास आए। उन्होंने बताया कि बिक्री हमारे लाइसेंस की परमिशन से ज्यादा हो गई थी। विक्स कंपनी ने
कानून तोड़ दिया था और इसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती थी। कंपनी को दिल्ली से समन आया। एक प्रारंभिक सुनवाई के लिए गुरचरण दास 2 वकीलों के साथ दिल्ली गए। वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी का कहना था कि कंपनी ने कानून तोड़ा है। वही कंपनी का कहना यह था कि अगर कोई कानून बीमार लोगों की मदद करने की सजा देता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दुनिया के किसी और देश में ऐसी मदद की तारीफ होती तो दास ने पलटकर कहा कि अगर यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के पेज 3 पर छपे कि भारत सरकार ने एक विदेशी कंपनी के मैनेजर को महामारी में लोगों की मदद करने की सजा दी तो दुनिया भर में हमारे देश की कितनी बदनामी होगी। गुरचरण दास के मुताबिक इंदिरा गांधी का यह अजीब सिस्टम था जहां आपको यह तय करना पड़ता था कि आप कितना उत्पादन करेंगे, कहां करेंगे, कौन सी मशीन से करेंगे। ग्राहकों की जरूरतों की जगह आपको दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। विक्स के प्रोडक्ट्स का बायकॉट होना शुरू हो गया क्योंकि वो ज्यादा मुनाफा चाहते थे। कंपनी के सामने सवाल था कि अब क्या किया जाए। अगर यही हाल रहा तो कंपनी डूब सकती थी और यहीं से कहानी में मजेदार मोड़ आया। 1983 में आरएचएल के मार्केटिंग हेड भरत पटेल ने गजब का आइडिया दिया कि क्यों ना हम विक्स को आयुर्वेदिक दवा घोषित कर दें। सुनने में ये मजाक जैसा था लेकिन बात में दम जरूर था। लाइसेंस राज के नियम आयुर्वेदिक दवाओं पर लागू नहीं होते थे और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को फार्मेसी के अलावा जनरल स्टोर्स में भी बेचा जा सकता था। कंपनी ने बड़ी ही चालाकी से विक्स को आयुर्वेदिक दवा के तौर पर रजिस्टर करने की अर्जी दी। सरकारी अफसर हैरान रह गए लेकिन नियमों के मुताबिक वो इसे रोक नहीं सकते थे। आखिरकार विक्स को आयुर्वेदिक दवा का लाइसेंस मिल गया। इसका असर भी तुरंत दिखा। 6 महीने के अंदर ही विक्स बेचने वाली दुकानों की संख्या 60,000 फार्मेसियों से बढ़कर 7,50,000 जनरल स्टोर्स तक पहुंच गई। केमिस्ट का बॉयकॉट टूट गया क्योंकि अब विक्स हर गली नुक्कड़ पर मिलने लगी। कंपनी ने हैदराबाद में नए प्लांट लगाने शुरू किए जहां टैक्स कम था और लागत भी कम थी। मुनाफा 1% से बढ़कर 14% हो गया और कंपनी की शेयर की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 450 रुपए। विक्स की सफलता सिर्फ नियमों को चकमा देने तक सीमित नहीं थी। कंपनी ने भारतीय संस्कृति को गले लगाया। एक एड में जयंत कृपलानी की खिचखिच वाली खांसी ने विक्स को हर घर में मशहूर कर दिया। 1985 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने रिचर्डसन विक्स को खरीद लिया और उस समय भारत 130 देशों में विक्स का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका था। कंपनी ने विक्स एक्शन 500, विक्स कफ ड्रॉप्स, विक्स इनहेलर, विक्स वेपोकूल जैसे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए और आज विक्स भारत में 50 लाख से ज्यादा दुकानों में बिकता है और इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा है। लोगों ने विक्स को न सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए बल्कि कई और समस्याओं के लिए भी आजमाया। कोई उसे नाखूनों के फंगस के लिए इस्तेमाल करता है, कोई डैंड्रफ दूर करने के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे पैरों पर मलने से खांसी ठीक होती है तो कुछ इसे चटके होठों या मच्छर के काटने पर लगाते हैं। कंपनी इन सभी दावों की पुष्टि नहीं करती लेकिन आज भी सर्दी जुकाम होने पर विक्स का ही नाम सबसे पहले घरेलू नुस्खे के तौर पर देखा जाता है। तो ये थी कहानी विक्स की। आपका इस कहानी के ऊपर क्या कुछ कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे इरशाद, मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।